हेलो हेलो एंड वेलकम, दिस इज निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनियन बजट 2025-26 पे डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखें, स्पेशली बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखें, तो बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, इन सब से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बेसिकली हम यूनियन बजट से मान के चलें तो 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है कि आना ही है किसी ना किसी फॉर्म में, है ना। उसको चाहे वो अभी के टर्म को वो स्टैटिक में इंक्लूड कर दे, या फिर स्टैटिक वाला चीज थोड़ा डायनेमिक चीजों से लिंक करके पूछ दे, या करंट अफेयर से लिंक करके पूछ दे। तो आपका काम क्या रहेगा कि अभी जो बताया जा रहा है, अभी जो लेक्चर रहेगा, इस वीडियो को आप देखेंगे, इसके बाद इसका जो पीडीएफ है उसको आप एज ए रिवीजन पर्पस यूज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 दिन बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज शेयर करेंगे, उस एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे, तब आप देखेंगे आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा दैट इज मोर देन एनफ फॉर यूनियन बजट, क्योंकि जिस तरह के सवाल आते हैं, अभी क्या था, कुछ फैक्चुअल नेचर के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट का नंबर कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है। अब पूछने लगा रिवाइज एस्टीमेट के अनुसार से फिजिकल डेफिसिट कितना होने वाला है ना, एक स्टेप ऊपर गया। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत है, तो आत्मनिर्भर भारत के कुछ फेसेट्स होंगे, उन 4 फेसेट्स में से 3 दे देगा, एक के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग इसमें यूनियन बजट को देखेंगे, यूनियन बजट को डिटेल से समझेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब यूनियन बजट की बात करते हैं तो बजट में आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है बजट। आप अपने दिनचर्या में देखिए, या आप अपने पर्सनल लाइफ में देखिए, आपकी सैलरी आती होगी। जब सैलरी आई, सैलरी से पहले ही आपका यह प्लान होगा कि आप क्या पे करेंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे करेंगे। अगर आपने हाउस लोन लिया होगा तब वो पे करेंगे, है ना। या फिर जो स्टूडेंट हैं वो अपना रूम रेंट तय करके रखते होंगे, या फिर जो मेस का खर्च है वो देखते होंगे, जो हाउस होल्ड के खर्च है वो देखते होंगे, लाइब्रेरी का खर्च है, किताब में आपको कितना देना है। एक मोटा मोटी तो आप जरूर बना के रखते होंगे कि अगर 15,000 घर से आ रहा है तो 4,000 मेरा रूम रेंट जाएगा, है ना, 3,000 मेरा खाने पे जाएगा, 2,000 का थोड़ा इधर उधर करेंगे, है ना, 1,000 में स्टेशनरी में खर्च होगा। तो ये सब आप बजट बना के रखते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपके रिसीट है, मतलब इतना पैसा आपको आना है तब आपका काम चलेगा। अब जो खर्च कर रहे हैं आप, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये सब जो अमाउंट है आपका एक्सपेंडिचर है। जो आपको आ रहा है 15,000, ये आपका रिसीट है। तो जिस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में चीजों को कैलकुलेट करते हैं कि कितना मेरा रिसीट है, कितना मेरा एक्सपेंस है, उसी तरह से सरकार, है ना, अंडर फिस्कल पॉलिसी ये बजट बनाती है कि उसको कितना रिसीट होगा, उसका एक्सपेंस कितना होगा, यानी खर्च कितना होगा। तो अब आप बोलेंगे कि आप ये बताओ कि बजट के बारे में आप इतना बता रहे हो, आप संविधान को तो बहुत मानते हो, बाबा साहब को खूब मानते हो, आप ये बताओ संविधान में बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 112। तो क्या बजट लिखा हुआ है? नहीं, संविधान में गोल्डन लेटर से लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है? दैट इज नथिंग बट आर्टिकल 112, है ना। इसके साथ एक और आर्टिकल में चर्चा की गई है, एंड दैट इज आर्टिकल 202। याद रखिएगा, हम इस पे आते हैं फिर। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके बारे में चर्चा कहां की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। कौन से आर्टिकल में की गई है? 112 में की गई है। किसके लिए? ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। हमारा संविधान क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। अरे भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो उनको अपना अधिकार तो मिलना चाहिए ना कि वो अपना बजट सेट कर सकें। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वो जो बजट लेके आएगी वो आर्टिकल 112 के अंदर लाएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बिहार सरकार है, वो अगर बजट लाती है तो वो आर्टिकल 202 के अंदर आएगी। क्लियर है ना। ये देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में लिखा हुआ है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या सो कॉल हम लोग इस पे बजट के फॉर्म में बोलेंगे, तो क्या बजट वर्ड संविधान में मेंशन है? नहीं है। संविधान में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से 2 आर्टिकल हैं? आर्टिकल 112, आर्टिकल 202। एकदम से याद रख लो। अब देखो, जो बजट होता है, बजट प्रेजेंट कौन करता है? बजट प्रेजेंट करते हैं, हम लोग यूनियन बजट की बात कर रहे हैं तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। जो बजट पेश किया जाता है, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बजट पेश किया, तो क्या सिर्फ बजट पैसा
रुपया का हिसाब होता है क्या कि कितना आवक है कितना जावक है क्या होगा, नहीं। इसके अलावे वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो सरकार है इसकी थिंकिंग किस दिशा में है। आप देखेंगे कि कोई एक बजट जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा स्कीम्स लेके आता है, कोई एक बजट जो है वो कॉर्पोरेट क्लास के लिए कुछ ज्यादा चीजें लेके आता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कौन बताता है, वो बताता है बजट की गवर्नमेंट का विजन क्या है, कौन सी पॉलिसी लेने वाली है सरकार आने वाले टाइम पे। तो उसके बेसिस पे सरकार की इवैल्यूएशन होती है, या कहें तो हम समझ पाते हैं कि सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। जो कंपनियां हैं देश से बाहर की या देश में जो कंपनियां हैं वो उस पॉलिसीज के बेसिस पे अपने बिजनेस प्लान बनाते हैं कि अगर सरकार चाह रही है कि मखाना बोर्ड बिहार में बने, तो जो मखाना की फार्मिंग करने वाले कहें तो बहुत सारे, या मखाना से डील करने वाले जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी अपनी एक साल की पॉलिसी बनाएंगे कि जब मखाना बोर्ड आएगा वो कुछ तो करेगा हमारे लिए, कुछ तो अच्छा करेगा, सिस्टम को बेहतर करेगा, तो हमें उस सिस्टम को बेहतर करने में और क्या करना चाहिए वो ये सोचेगा। तो जो बजट है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है अगर एक स्टेप ऊपर आपको ले जाए कि बजट क्या करता है, सिर्फ रिसीट और एक्सपेंडिचर है, नहीं, बजट जो है सरकार के विजन और पॉलिसी को भी बताता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बजट है, बजट कौन प्रेजेंट करते हैं, बजट प्रेजेंट करने के लिए आते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो आते हैं, इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है, इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो बजट है, यूनियन बजट है, वो यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करता है। तो ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गई। अब जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा बनाए हुए बजट को लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे, ये कॉमन फैक्ट्स है, ये हर बार चेंज नहीं होता है। 5-10 मिनट हम लोग इस पर चर्चा कर लें तो आगे फिर जल्दी समझ में आएगा। जो बजट है उसको प्रेजेंट कौन करते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। डीओए जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट को बनाता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं। जब प्रेजेंट करती हैं तो उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो पूरा टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। पार्ट बी पूरा किससे रिलेटेड होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। वही पार्ट ए जो है ये डील करता है कि स्कीम्स क्या हैं, है ना, कौन कौन से सेक्टर को हमको प्रायोरिटी देना है, हमको रिसोर्स कितना एलोकेट करना है, ये सब काम कौन है, ये सब पार्ट ए में बताया जाता है। चलो अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो है, अगर हम देखें कि जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, है ना, पहला बजट कौन पेश, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे आर के शानमुखम शेट्टी। आर के शानमुखम चेट्टी भी बोल सकते हो, आर के शानमुखम चेट्टी। इन्होंने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, आर के शानमुखम चेट्टी। आर के शानमुखम चेट्टी कौन है, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट पेश किया था। अब जेम्स विल्सन जो हैं, जेम्स विल्सन प्रेजेंटेज इंडियाज फर्स्ट एवर बजट, ब्रिटिश इंडिया के काल में वो फाइनेंस मेंबर थे, कौन, जेम्स विल्सन, है ना, आर के शानमुखम चेट्टी। अब हम मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपका होमवर्क रहा और आप कमेंट करोगे। हमने तो देख लिया कि आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया, हमने देख लिया कि भारत का फर्स्ट एवर बजट कौन किसने पेश किया। आपको कमेंट करना है कि भारत में जो इंटरिम सरकार बनी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, वो बजट किसने पेश किया था, है ना। पीसीएस एग्जाम है, अगर याद कर लें तो बेहतर रहेगा। अब देखो यहां पे एक चीज और आता है, रेल बजट का कॉन्सेप्ट, रेलवे बजट। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उनके बजट के स्पीच का इंतजार रहता था लोगों का, है ना, कि जब आएंगे तो माहौल बनेगा 3 घंटा 4 घंटा एकदम। तो ये जो रेल बजट था वो पहले अलग, स्टार्टिंग में जो है साथ में आने लगा यूनियन बजट के, फिर बीच में तोड़ दिया गया, फिर साथ में 2-3 तरह की चीजें हुई इसमें। एकवर्थ कमेटी एक बनी थी, कब, 1920-21 में, है ना। जो एकवर्थ कमेटी बनी 1920-21 में, उसने यह बताया कि आप जो रेलवे बजट है इसको आप यूनियन बजट से सेपरेट कर दो, हटा दो, इसको आप सेपरेट कर दो, है ना। तो तब से क्या है, रेल बजट जो है अलग आने लगा, कब से, 1924 से। 1924 से जो रेलवे बजट है वो अलग से आता था, यूनियन बजट अलग आता था। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, एकवर्थ कमेटी। आपको याद रखना है कब आई थी एकवर्थ कमेटी, 1920-21 में आई थी।
कब से रेलवे बजट सेपरेट हुआ? 1924 से सेपरेट हुआ। अब मर्ज कब किया गया? तो एक कमिटी बनी थी, विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी ने 2017-18 के बजट से यह रेकमेंड किया कि जो रेलवे बजट है उसको मर्ज कर देना चाहिए यूनियन बजट से। तो तब से मर्ज होकर आने लगा। यहां से भी फैक्चुअल सवाल बनाए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रेजेंट करते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं वो, है ना, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। तो देखो वो क्या प्रेजेंट करते हैं। एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे आर्टिकल 112 के अंदर, एक प्रेजेंट करेंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113 के अंदर, और एक फाइनेंस बिल जो आर्टिकल 110 के अंदर। तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, आर्टिकल 110 के अंदर 3 डॉक्यूमेंट हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगी। इसके साथ साथ 2 और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगी जो है एफआरबीएम एक्ट के अंदर। देखो यहां से 2-3 सवाल बनते हैं, ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। तो यूनियन बजट जो है हमारे संविधान में मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112, 113, आर्टिकल 110 मैंडेट देता है सरकार को कि आप ये तीनों डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। हम लोग बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। कब आया था एफआरबीएम एक्ट? यह आया था 2003 में। सरकार इस एफआरबीएम एक्ट के अंदर बाकी 2 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। 2 प्रेजेंट करती है, याद रखना। आप इसके टर्म से देख के समझ जाओगे कि इस एक्ट के अंदर है। आपको बस ये याद दिलाना था कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये जो है इसके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर निहित है ना। तो टोटल कितने 5 डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करते हैं यूनियन बजट में। ठीक है। तो यहां से 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो उसमें यह भी दे देगा आपको। तो ये काट देना है आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स और फाइनेंशियल बिल। अब अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं बजट में, तो आपको सिर्फ इन दोनों डॉक्यूमेंट की चर्चा करनी है। ठीक है। अब यहां पे एक आता है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से अकाउंट्स हैं। आपने इसको पॉलिटी में काफी डिटेल से पढ़ा होगा, तो आप एक बार जाके रिवाइज कर लेंगे। हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, हम लोग बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, और हम लोग बात करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? वो है आर्टिकल 266(1) के अंदर। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 266(2) में। और अगर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो दैट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लेंगे, यहां बताने की जरूरत नहीं है, काफी लंबी हो जाएगा फिर, है ना। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम लोग को इन अकाउंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम और आगे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इसके बारे में देख लेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मूविंग अहेड। अब हम जब बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को हमको समझना पड़ेगा। जैसे अभी इसी बजट को देखो, ये एक बजट एस्टीमेट है, मतलब ये एक ओवरऑल डेटा है। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, बस आपको उसके जो की टर्म्स हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं। जैसे बजट एस्टीमेट है, इससे बात होती है टोटल रिसीट्स की, इसमें बात होती है टोटल एक्सपेंडिचर की, पूरा खर्च कितना हुआ, टोटल रिसीट कितना हुआ, फिस्कल डेफिसिट कितना है ना, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, ये सब टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कुछ यहां पे लगाया है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में भी। मैं शॉर्ट में आगे लेके चलता हूं आपको, और फाइनली जो बजट है, बजट के डेटा पे आके फिर इसके थ्रू हम लोग रेफरेंस करके पढ़ेंगे। तो अभी देखो कि जो अगर हम रिसीट्स की बात करें तो सरकार ये इन्विसाज करती है बजट एस्टीमेट है, मतलब 2025 और 26 में इतना पैसा सरकार के पास आएगा। अगर यही रहता इकोनॉमिक सर्वे या फिर यही रहता रिवाइज्ड एस्टीमेट तो वो अलग चीज है, वो पिछले साल का है, 2023-24 का है ना, 24-25 का है। लेकिन ये 2025-26 की बात कर रहा है, क्योंकि हम बजट जो है आने वाले समय के लिए तय करते हैं। कि फरवरी में हमने बजट लाया तो हमने ये बताया कि 2025 से 26 जो
फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर कैसे चलेगा, तो उसमें सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि उसके पास 34.96 लाख करोड़ पैसा आएगा। कितना आएगा टोटल रिसीट्स, जिसमें बोरोइंग्स नहीं है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मतलब कि एक होता है, देखो आपको घर से 5,000 रुपया आया सपोज, है ना, 5,000 आया, लेकिन आपने उस महीना खर्च कर लिया कितना, 6,000। आप 1,000 उधार लेंगे, ठीक है, तो आपका जो टोटल रिसीट है बोरोइंग हटा के, मतलब 1,000 जो आप कर्ज लिए वो हटा के, वो कितना है, 5,000 ही है। तो यही वो रिसीट है ना, जो एक्चुअल, इसको पता है कि हमको इतना आना है, जो हमको कॉन्टिजेंसी में कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, वो 34.96 लाख करोड़ है। कितना, 34.96 लाख करोड़। लाख करोड़, दिस इज नॉट करोड़, लाख करोड़। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 34.96 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च जो है 50.65 करोड़। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही वाली बात है। खर्चा आपने इतना कर दिया और आपको पैसा तो इतना ही आ रहा है, तो ना कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। उस बोरो करने पे आप जो एक जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने पढ़ा होगा, ये एक बेस टर्म यूज होता है जिसके ऊपर हम लोग कर्ज लेते हैं। अगर हम लोग कर्ज लिए हैं, जैसे सपोज आपने 1,000 रुपए कर्ज लिया, आपने 1,000 रुपए कर्ज लिया, तो आपने 1,000 किसके ऊपर लिया, कि आपको पता है कि आपको 5,000 आना है, तो आप इस 1,000 को फिर 2-3 महीने में 500 करके चुका देंगे। आपको पता है ये चीज। तो 1,000 बटा 5,000 गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा कि आप 20% कर्ज लिए, है ना। तो वही चीज यहां पे है। तो सरकार इतना खर्च करने वाली है, लेकिन रिसीट इतना है, तो कितना फिस्कल डेफिसिट है, इनका टारगेट है कि अब घटा के सीधे ये मत लिख देना, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं इसमें। सरकार का टारगेट ये है कि 4.4% ऑफ जीडीपी जो है इसका फिस्कल डेफिसिट होने वाला है। अब आप पूछोगे ये क्या नया मुर्गा, फिस्कल डेफिसिट, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। खैर हम लोग भी इसको समझेंगे, फिलहाल थोड़ा बेसिक चीज और देख लेते हैं। तो डेफिसिट जो है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी। मतलब आपके पास पैसा इतना है, खर्च इतना हो गया, तो ये जो गैप हुआ, ये क्या हुआ, ये गैप जो है आपका डेफिसिट हो गया। इसी डेफिसिट को हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे, और इसके डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। जो रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात है, तो रिसीट मतलब कितना पैसा आना है, तो जो पैसा आता है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। आपका एक हो जाता है रिवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट्स, है ना। यहां एक सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ रिवेन्यू रिसीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। उसमें इसका ये वाला एक टर्म वहां लिख देगा, ठीक है। आपने ये चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। हम लोग एक ऊपर से एक ब्रीफ लेते चलते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आते जाए। तो जो यहां पे टोटल रिसीट्स की बात की गई है, जिसमें बोरोइंग नहीं है, दैट मीन सरकार ये समझती है कि उसके पास रिवेन्यू रिसीट आएगा और कैपिटल रिसीट आएगा। रिवेन्यू रिसीट जो होगा उसको 2 भाग में डिवाइड किया, एक टैक्स रिवेन्यू, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। मतलब सरकार जो टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है ना। आप जो भी सामान खरीदो उसमें आप जीएसटी देते हो, है ना। कस्टम्स, कुछ बाहर से सामान लाए तो कस्टम टैक्स देते हो, कॉर्पोरेशन टैक्स जाता है, तो वो क्या हो गया, वो टैक्स रिवेन्यू हुआ सरकार को, वो जा रहा है सरकार को। तो एज ए उसको रिवेन्यू रिसीट जो है वो टैक्स रिवेन्यू में कैलकुलेट होगा। वही दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब जो टैक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन पैसा सरकार को पे कर रहे हो। जैसे आप पे कर रहे हो, जैसे सरकार किसी को लोन देती है, तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट आएगा, है ना, तो वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। सरकार ने कहीं अपना पैसा लगा के रखा, जैसे सपोज उन्होंने अपना पैसा एलआईसी में लगा के रखा है, तो एलआईसी में अगर उन्होंने 10,000, मान लो 10,000 रुपए लगा के रखा है, तो 10,000 का सपोज 200 रुपए का भी महीना उनको आया, तो ये क्या आया, ये उनका इंटरेस्ट रिसीट है। ये किसका पार्ट है, नॉन टैक्स का। वो टैक्स नहीं है ना, वो उनका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट हो गया। इसके साथ और भी कुछ एक्सटर्नल ग्रांट्स आए, है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक कुछ दे दिया, या फिर कहीं छापा पड़ गया, है ना, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो वहां जो स्पेशल असेसमेंट हुआ उससे जो पैसा आया वो सब किस में जाएगा, नॉन टैक्स में जाएगा, है ना। चलो, तो हमने रिवेन्यू रिसीट में देखा टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब एक है कैपिटल रिसीट। हम रिवेन्यू रिसीट देख रहे थे, एक कैपिटल रिसीट है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो पैसा है रिवेन्यू रिसीट जो है वो चालू खाता होता है ना। जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, उसमें आपने देखा होगा एक कैपेक्स बजट होता है, एक रिवेन्यू बजट होता है। रिवेन्यू बजट होता है कि जो आप सैलरी में दे रहे हो, जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, पेंट्री का दूध आ रहा है, पेंट्री में चीनी आ रही है ना, जो व्हीकल खर्च है, जो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी है, वो सब रिवेन्यू इसमें जाता है ना।
तो जो रिसीट है, मतलब आपको कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है उससे पैसा आ रहा है, वो सब जाएगा किसमें? रेवेन्यू रिसीट में। लेकिन कैपिटल रिसीट मतलब एक लॉट में पैसा आएगा, ऐसा पैसा जो जैसे आप लोन दे दिए, 10,000 का लोन दिए, तो लोन का इंटरेस्ट जो है इसका पार्ट है, लेकिन अगर पूरा पूरा लोन वापस आ गया तो कैपिटल रिसीट का पार्ट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है ना, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे आपने कहीं पे LIC है, LIC में 100% इन्वेस्टमेंट है, उसको डिइन्वेस्ट करके इन्होंने 80% कर दिया। जो 20% डिसइन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिसीट। अब उसी तरह से एक्सपेंडिचर होता है, जैसा रिसीट वैसा एक्सपेंडिचर, तो इसमें भी होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें भी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग इसलिए आपको इसी ये बता रहे हैं क्योंकि आगे जब चलेंगे तो फिर से हम एक बार वापस आके देखेंगे कि इन दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, जैसे सैलरीज और पेंशन देने हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज मेंटेन करना है, डिफेंस का पेंशन देना है, किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। वही अगर बात करेंगे कि हमको नया रोड बनाना है, कुछ ब्रिजेस बनाने हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट, शेयर से जो शेयर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, है ना, या फिर जो स्टेट और फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, या फिर लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो हमने एक बेसिक देखा कि क्या हम लोग यूज करते हैं, वही देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट। हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, अब हम आगे चलते हैं, डेटा पे बात करेंगे। अब मजा आएगा। अब ये जो है, अब एग्जैक्टली हम लोग डेफिसिट पे आते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये बजट का पार्ट है। और आपसे यहां एक सब सीधा सवाल पूछेगा, आप ये बताओ अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26, आपको सवाल पूछेगा कि 2025-26 के बजट के हिसाब से आप ये बताओ कि फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है। इस चार्ट को आपको देखोगे तो 25-26 तो ये है, और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.4% है। मतलब 2025-26 के बजट के हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है 4.4%। अब आपको एक इसमें ट्विस्ट दे देगा। ट्विस्ट क्या देगा कि आप ये बताओ कि एज पर RE 2024-25 फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है। तो रिवाइज एस्टीमेट जो है 2024-25 का, उसके हिसाब से 4.8% रहने वाला है। हो गया ना कंफ्यूजन? ये क्या है? तो ये जो चीज है ये कंप्लीट यूनियन बजट का पार्ट है, जो अगले साल का एस्टीमेट किया गया है। ये जो एस्टीमेट किया गया है ये 2025-26 का एस्टिमेशन है। अब जो 2024-25 में बजट गया होगा, अब बजट जो गया उसमें एस्टीमेट लगाया गया, लेकिन बहुत सारे हिकअप्स होते हैं, है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके कारण कुछ इमरजेंसी परचेजेस हुए होंगे, तो कुछ बजट हमने डिफेंस में घुमा दिया होगा, तो कहीं पे कमी हो गई होगी, फिर से हमने उसको रिवाइज किया चीजों को, तो ऐसा एस्टीमेट बन के आया, है ना। उसी तरह से देखो 2024-25 का बजट क्या था? बजट था कि 4.9% होगा डेफिसिट, लेकिन वो 4.8% डेफिसिट हो गया। ये एस्टीमेट नंबर है जो था उस समय, और ये रिवाइज एस्टीमेट है। रिवाइज एस्टीमेट से क्वेश्चन पूछना आजकल स्टार्ट किया है, इसलिए मेरा फोकस यहां पे है। ये भी डेटा देख लेना दोनों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहां पे 3 साल का बजट इंक्लूडेड है, 2023-24, 2024-25, 2025-26। ये हमारे काम की है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 2024-25 यानी पहले जो बजट आया था उसके बाद जो रिवाइज एस्टीमेट हुआ उसमें ये नंबर है, और ये दोनों ये जो नंबर है वो 2023-24 का है। इसके बारे में आप ना ही देखें तो ही ठीक है ना। ये एक्चुअल डेटा है, वास्तविक, नॉट द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हुआ, फिर रिवाइज एस्टिमेशन हुआ, उसके बाद एक्चुअल आएगा, तो ये एक्चुअल ये है। इसके बाद 2024-25 का देखोगे तो रिवाइज एस्टिमेट है, और ये अभी एस्टिमेशन है आने वाले साल का। तो ऐसे चलता है, बजट के डॉक्यूमेंट को ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहला तो देखो यहां पे है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, हमने आपको दिखाया था कि यहां पे फिस्कल डेफिसिट टर्म हमने यूज किया था। मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगा। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में यहां कुछ मेंशन किया था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, है ना। कहने का मतलब ये कि टोटल रिसीट जो आपका आया है ना, टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर आपने, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपने एक्सपेंड कर दिया 6,000, लेकिन आपके पास आए 5,000, तो 1,000 हुआ ना। ये 1,000 आप कैसे पूरा करेंगे? बोरो करके, तो उसको हो जाता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो यहां पे
यूनियन बजट में हम उसको टर्मिनोलॉजी में फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट का सिग्निफिकेंस यह होता है कि फिस्कल डेफिसिट बताता है कि आपकी अपनी औकात कितनी है ना। फिस्कल डेफिसिट जब भी याद करना हो तो ऐसे याद करो कि आपकी अपनी औकात कितनी है काम करने की। तो आपका जितना टोटल खर्चा है और माइनस आपका जितना टोटल रिसीट है एक्सेप्ट बोरोइंग, मतलब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहीं से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आपकी अपनी औकात कितनी है खर्च करने की, वो बताता है आपका फिस्कल डेफिसिट। मतलब फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो सरकार का गोल बताता है कि सरकार कितना कर्ज लेने वाली है, सरकार कितना उधार लेने वाली है, सरकार कितना डिपेंडेंट होने वाली है। इसी में कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं। हमने फिस्कल डेफिसिट को देखा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च है ना, माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब हम लोग देखेंगे फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कहां कहां से कर्ज लिए जाते हैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले डेफिसिट्स क्या है समझ लो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट इससे सवाल पूछते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। आपके स्टैटिक का पार्ट है इसलिए हम लोग डीप इसमें नहीं जा रहे हैं। दूसरा है रिवेन्यू डेफिसिट, है ना। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू क्या था, रिवेन्यू क्या था कि रिवेन्यू एक एक्सपेंडिचर होता था, रिवेन्यू में कितना खर्च है। एक होता था रिवेन्यू रिसीट्स, आपको याद होगा, है ना, हमने आपको बताया था यहां पे, है ना, रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, ये जो टर्म होगा यही आपका हो जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। मतलब रिवेन्यू वाले जोन में आपका कितना खर्च है माइनस आपका कितना आने वाला है पैसा, रिसीट है, उसको मिला के रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, कितना एस्टिमेशन है, कितना हो सकता है, 1.5% हो सकता है ऑफ, ये जो 1.5 है, दिस 1.5% इज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात होती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, तो देखोगे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जैसे सरकार जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको ये इन्होंने काउंट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये जो पैसा है इज नथिंग बट ग्रांट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दी, उस ग्रांट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खाते में लिख लिया। अब कुछ दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है, अरे यार हमने तो इनको ग्रांट दिया था कि तुम अपना काम चलाओ, लेकिन ये होशियार निकले। ये क्या करने लगे कि ये जो ग्रांट का पैसा मिला, इससे इन्होंने ब्रिजेस बनाए, इससे इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल्स बनाए, इससे इन्होंने स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। तो ये पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये कैपिटल असेट बनाने में यूज हो रहा है, ये कैपिटल असेट बनाने में यूज हो रहा है, जिसके कारण ये जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो किस में यूज हो रहा है, कैपिटल असेट बनाने में स्टेट गवर्नमेंट के। तो इफेक्टिवली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उतना नहीं है ना, क्योंकि वो तो कैपिटल में चला गया। तो सरकार अपना बोझ कम करने के लिए, जब नंबर्स ज्यादा दिखने लगते हैं तो सरकार अपना अपना हथकंडा अपनाती है उस नंबर्स को कम करने के लिए। तो ये जो तरीका था, ये नंबर कम करने का। भाई देखो, हमने तो तुमको 10 रुपया दिया, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हुआ, लेकिन 10 रुपए में से 8 रुपए तो आपने कैपिटल में लगा दिए ना, तो रेवेन्यू कहां हुआ, वो तो कैपिटल बन गया ना, तो आप उसको कैपिटल में डालिए। तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो खुश हो जाएगी, हाँ यार सही बात है। तो इफेक्टिव जो है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी हमने जो कैलकुलेट किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना होगा, रेवेन्यू जो रिसीट है इतना होगा, लेकिन हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ पैसा तो कैपिटल में चला गया, तो वो हमारा तो इफेक्टिवली जो है वो ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से वैसा पैसा हम माइनस करेंगे जिसका उपयोग किया गया है ब्रिजेस, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में, तो वो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जब आपको रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होने वाला है, 0.3 होने वाला है। ये ज्यादा नहीं होगा, है ना, ये 1.5 है, ये 0.3 है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डेफिसिट। आपको फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के नंबर बाय हार्ट होने चाहिए, आरई और नॉर्मल 25-26 एस्टिमेट के दोनों के। अब देखो इसमें
कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अब प्राइमरी डेफिसिट मतलब ये समझो कि फिस्कल डेफिसिट, हमने क्या देखा था कि अपनी औकात कितनी है खर्च करने की, हमारी औकात में जितनी कमी है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो ऐसा फिस्कल डेफिसिट है ना, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जिस तरह से हमने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बनाया। जो सरकारें कर्ज लेती हैं उन्होंने ये कहा कि हमारा जो रिसीट है और एक्सपेंडिचर उसमें डिफरेंस पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे से पहले जो सरकारें थी उन्होंने इतना कर्ज लेके रखा था कि उस कर्ज को चुकाते, उसके इंटरेस्ट को चुकाते चुकाते हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जा रहा है। तो सरकार अपना गेम खेलती है, वो टिका दिया पिछले सरकार पे, कहा कि अरे वो सरकार तो फलाना सरकार जो है 8 लाख करोड़ कर्ज लेके रखा था, उसका इंटरेस्ट हम चुका रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे तब तो हमको पता लगेगा एक्चुअल डेफिसिट कितना है हमारा। तो ये जो है वो प्राइमरी डेफिसिट यही कहता है। प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है आपका अभी का माइनस जितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना हो पुराने कर्ज पे, है ना, पुराना जो पाप है उसको हटा दिए, अभी जो चल रहा है वो सामने आया, तो दैट इज नथिंग बट प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट तो देखो मात्र 0.8 है, प्राइमरी डेफिसिट मात्र 0.8 है, मतलब 4.4 माइनस 0.8, समझ लो कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है ना। तो सरकार का एक बहुत बड़ा रिवेन्यू पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। खैर, हमारे काम की चीज क्या है उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर रहे होंगे चीजों को, है ना, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। फिस्कल डेफिसिट 4.4% बजट एस्टीमेट के हिसाब से। अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट 2024-25 पूछा तो आप बोलेंगे इसमें कितना, 4.8%। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये जो पूरा बजट है उसका एक ग्लांस लेंगे हम लोग कि इस बजट में जो जो लिखा हुआ है उसको कैसे समझते हैं हम लोग, क्या चीजें याद रखनी है। अब जैसे देखो यहां पे है टोटल रिसीट्स की बात की गई है ना, टोटल रिसीट्स की बात की गई है। जो टोटल रिसीट है वो लिखा है 1+4। हमने क्या देखा था, टोटल रिसीट मतलब प्राप्तियां कितनी हैं, क्या क्या है उसमें, उसमें राजस्व होगा, रिवेन्यू होगा और पूंजी प्राप्ति यानी कैपिटल रिसीट होगा। तो जो टोटल रिसीट है दैट विल बी समेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो आपका रेवेन्यू रिसीट कितना है, रेवेन्यू रिसीट देखोगे तो ये है 2025-26 का ये डेटा है, ये है 3420409। वही देखो कि कैपिटल रिसीट कितना है 1644936। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया टोटल रिसीट। अगर आपको पूछा कि टोटल रेवेन्यू रिसीट कितना है, अगर आपको पूछा कि टोटल रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट कितना है, तो आप इसमें ये लिखेंगे 3420409। अगर यहां पे रहा कि टोटल रिसीट कितना है, तो टोटल रिसीट जो कुल प्राप्ति है वो समेशन हो जाएगा किसका, रेवेन्यू का और प्लस कैपिटल का। जनरली जो पूछता है आप देखोगे ना, रेवेन्यू रिसीट ज्यादा पूछता है। टोटल रिसीट जो कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन कितना है 5065345, 5065345, ये जो हो गया टोटल रिसीट हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो हमने दो चीज देखा था, एक तो था रिसीट कितनी प्राप्ति हुई, अब कितना खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं आप। तो टोटल एक्सपेंडिचर है 10 + 13। 10th पॉइंट क्या है, रेवेन्यू अकाउंट में कितना खर्च हुआ, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में कितना खर्च हुआ। तो ये दोनों को मिला देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो रेवेन्यू में कितना खर्च हुआ 3944,255, कैपिटल अकाउंट में कितना खर्च हुआ 11211090, टोटल हो जाएगा 5065345। ठीक है, इसी में डेफिसिट की भी बात की गई है। जो डेफिसिट हमने देखा था राजस्व घाटा, है ना, जैसे मान लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है ना, रेवेन्यू डेफिसिट अगर देखेंगे तो यह है 10-1। 10 है जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, -1 जितना रेवेन्यू रिसीट हुआ है आपका। हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही मिला के क्या हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 15 - 12। हमने क्या देखा था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है,
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब वैसा डेफिसिट जिसमें कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा हो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है 15 माइनस 12। 15 इज रेवेन्यू डेफिसिट और 12 इज ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। हमने जो पढ़ा था, देखो आपका बजट डॉक्यूमेंट है उसमें ये एग्जैक्टली मेंशन हो रहा है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट विल बी दिस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? इतना है। ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इतना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। चलो लास्ट में बच गया एक राजकोषीय घाटा यानी कंप्लीट फिस्कल डेफिसिट जो है ये है 9 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6। देखो इसको 9 माइनस 9 क्या है इसमें? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6 1 रेवेन्यू रिसीट प्लस 5 क्या है? लोन की रिकवरी प्लस 6 क्या है? अदर रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट है साथ में जो कैपिटल रिसीट है वो दोनों ऐड हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस हो गया, तब आपका फिस्कल डेफिसिट निकला। क्योंकि बाकी सारी जो हैं वो ऐसी बोरोइंग्स हैं जो, याद करो हमने क्या बात किया था, फिस्कल डेफिसिट वो टर्म है जो बताता है कि आपकी औकात कितनी है खर्च करने की बिना किसी से कर्ज लिए। तो वो फिस्कल डेफिसिट यहां से निकल रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, ये डॉक्यूमेंट अपने से निकालो, है ना, उसको एक बार समझो, पूरा इकोनॉमिक्स यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ डेटा जो याद करना है, जिससे फिस्कल डेफिसिट है। तो ये जो है 4.4% हुआ। यहां पे हमने क्या देखा था, जो रिवाइज एस्टीमेट है 2024-25 का, उसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.8% है, तो वो यहां से मिलेगा। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम में देखो ये मुझे 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट लगा और काफी प्रोबेबल लगा कि क्वेश्चन जो है कुछ अनइवन क्वेश्चन बनाते हैं बीपीएससी से, अटपटा क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो लगे कि कहां से ले लिया, तो यहीं से लाइन लेता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है ना। इन कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स 24-25, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन्होंने कहा है कि 47,16,487 करोड़ है। ठीक है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर इन द बजट एस्टिमेट 50,65,345 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,21,090 है और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15,48,282 है। सब कुछ आपको बताया हुआ है, राइट। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं चीजों को समझने में। ये जो है हमने फिस्कल डेफिसिट देखा था। फिस्कल डेफिसिट क्या देखा था कि 4.4% है हमारा किसमें, एस्टिमेटेड में। 4.8% है किसमें, रिवाइज एस्टिमेटेड में, है ना। तो ये जो 4.4% है, 4.8% है। अब ये खर्च तो हो रहा है। अब आपका 5,000 आपकी रिक्वायरमेंट थी, 6,000 आपने खर्च कर दिया, 1,000 कहीं से तो लिया, किसी दोस्त से उधार तो लिया। अब उससे जो उधार आपने लिया उसको भी तो कहीं चुकाएंगे आप, है ना। अब चाहे रक्षाबंधन में घर गए तो मम्मी चुपके से जेब में 1,000 रुपए डाल दी, तो आप चाहे वहां से चुका दो, वो आपका सोर्स हो गया। या फिर अपने नानी घर जाओ तो वहां से मिल जाएगा कुछ 1,000-200, है ना, तो वो सब यूज कर लो। तो आपका क्या हो गया, वो हो गया सोर्स हो गया आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग का। आपने जो कर्ज लिया था उस कर्ज को चुकाने का तरीका हो गया। तो अब सरकार के लिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है या जो फिस्कल डेफिसिट 4.4% आ रहा है, उसको कहां से चुकाएंगे, ये सरकार अनुमान लगाती है ना। ऐसा नहीं कि कर दिए चलो ना देख लेंगे आने वाले टाइम पे कहां से क्या होगा, अभी तो करो, नहीं। एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। बेस्ड ऑन दैट उससे 10% 20% आगे पीछे हुआ चलेगा, लेकिन देयर शैल हैव टू बी सम एस्टिमेशन जिसके बेसिस पे काम किया जाए। तो ये जो है ये राजकोषीय घाटा का जो वित्त पोषण है, यानी कि उसका जो फाइनेंसिंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट वो यहां से होगा। अब उस फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग जो है, यहां से सवाल ये पूछेगा कि जो फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग है, फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग है
वो निम्नलिखित में से कौन कौन सोर्सेज से होती है, या फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सोर्स द फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहला देखो डेप्ट रिसीट्स, मार्केट बोरोइंग, है ना, डेप्ट रिसीट, मार्केट बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग थ्रू टी बिल्स, जी सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। ये सब आपको रिवाइज करना है जाके इकोनॉमिक्स में कि जी सेक क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल की एक्सपायरी डेट्स कब होती हैं, जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एक्सपायरी डेट कब होती हैं, फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट के प्रोविडेंट फंड्स, ये सब जो हैं दीज आर द मेथड्स, ये तरीके हैं किस चीज के, कि किस तरह से सरकार अपनी जो डेफिसिट है, अपनी जो कमी है, जो पैसे की कमी है, उसको फुलफिल कर रही है इन सब तरीके से। इसको बताने का, इसको लिखने का मकसद यही था। तो इसमें बेसिकली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रटना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए। बस ये इंपॉर्टेंट है कि डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने जितना फिस्कल डेफिसिट था वो पूरा कर दिया कि किस किस मद में कितना कितना, हम कहां कहां से कितना कितना लेंगे, वो यहां इन्होंने जोड़ के फिस्कल डेफिसिट पूरा कर दिया, यही इसका मकसद था। अब देखो एक सवाल यहां से ही बनता है ना, कि फिस्कल डेफिसिट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये क्वेश्चन आएगा फिस्कल डेफिसिट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग है, या आएगा फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड पहले डिक्रीजिंग है एंड देन इंक्रीजिंग है, राइट। तो यहां पे देखो, एक तो बोल सकता है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, अब आप ही बताओगे कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है कि नहीं है। 9.2 के बाद 6.7 आता है, उससे नीचे 6.4 होता है ना, ग्राफ ऐसे गया तो ये मत समझो, ये जो रेट है उसकी बात कर रहा है। 5.6 6.4 से कम है, 4.8 5.6 से कम है, 4.4 4.8 से कम है। तो हम कह सकते हैं ना कि फिस्कल डेफिसिट ब्लू वाला लाइन जो है इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 4 ईयर्स, 1 2 3 4। तो फिस्कल डेफिसिट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 4 ईयर्स। अब आप बोलोगे कि एक चीज और यहां पे तो हो सकता है, क्या हो सकता है, कि द रेट एट विच फिस्कल डेफिसिट इज डिक्रीजिंग इज सेम थ्रू आउट, या द रेट एट विच फिस्कल डेफिसिट इज डिक्रीजिंग इज कांस्टेंट। बिल्कुल गलत, यहां तो रेट अलग है ना, देखो कितना फास्ट डिक्रीज हुआ यहां पे, है ना। ये जो डिक्रीमेंट रेट है एकदम स्लो हो गया, अब फिर थोड़ा सा पेस पकड़ा है, फिर थोड़ा पेस पकड़ा, और इस बार फिर स्लो हो गया। तो पहले फास्ट था, फिर थोड़ा एकदम स्लो हुआ, फिर थोड़ा फास्ट हुआ, फिर एकदम स्लो हुआ, मतलब नॉन कंसिस्टेंसी है। आप कह सकते हो ना, क्या है, नॉन कंसिस्टेंसी है। मतलब अगर कहे कि फिस्कल डेफिसिट के घटने का जो रेट है वो सेम है, तो वो आपको एकदम गलत होगा, वो सही नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से बाकी सारे डेफिसिट जो है उसका देख सकते हो। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट इसमें ही फोकस रहता है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट का भी ग्राफ देखोगे ना तो कुछ ऐसा ही है, 5.7 है, 3.3 है, 2.8 है, 1.6 है, 1.3 है। That is continuously decreasing, but the rate at which that is decreasing is not the same, is not consistent, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें सेम तरह की, that is decreasing and increasing। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। इस यहां से भी एक आध सवाल पूछा जाता है कि जो पैसा आया सरकार को, कहां से आया, कहां से सबसे ज्यादा आया, कहां सबसे ज्यादा खर्च हुआ। अब रुपया का देखो तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज में 24% है, मतलब बाहर से लिया गया पैसा, है ना, वो कितना है, 24% है। या आप इसमें ग्रांट भी हो सकता है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग कर रही हो, ये हो सकता है। इनकम टैक्स से 22% है, जीएसटी से 18% है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% है। बेसिकली यही 3 से खेलते हैं, मतलब एग्जाम में यही 3 से खेला जाता है ना। बाकी सब उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो देगा भी नहीं ऑप्शन में यही तीनों देगा, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसको देख के हम क्या अंदाजा लगाएंगे इस बार के लिए, ये लगाएंगे कि इस बार का जो है, इस बार का इनकम टैक्स
ज्यादा है किससे? जीएसटी से। ये ज्यादा है किससे? कॉरपोरेशन टैक्स से, है ना। ये डिड्यूस हम यहां से कर सकते हैं। अब अगर यहां पे ये भी ऑप्शन में दिया रहा तो इनकम टैक्स ये भी ज्यादा हो जाएगा, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा है, इनकम टैक्स उससे कम है, जीएसटी उससे कम है और कॉर्पोरेशन टैक्स उससे कम है। अब सबसे कम वाला इतना डिटेल से पूछता नहीं है, लेकिन अगर देखो तो कॉर्पोरेशन टैक्स है, उसके बाद आ गया नॉन टैक्स रिसीट्स, फिर आ गया यूनियन एक्साइज, फिर कस्टम्स और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स। सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही 3 से सवाल बनाते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैसा जाता कहां है, वेयर डज द रूपी गो। ये तो आ गया हमारा रिसीट की बात हो रही थी यहां पे, है ना। ये प्राप्तियों की बात हो रही थी, रिसीट की बात हो रही थी। यहां पे आएगा कि एक्सपेंडिचर किसका ज्यादा, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हो रहा है ना। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सिंगल रूपी एज एस्टिमेटेड इन द बजट, है ना। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कितना जा रहा है उसमें 22%। उससे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में, उससे ज्यादा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, है ना। फिर डिफेंस और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। देखो यहां पे सवाल सबको देके नहीं होता, यहां से 2 या 3 पिक करेगा वो, फिर उसमें फंसाने की कोशिश करेगा। तो पिक क्या करेगा, इसमें लेगा आपको इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें लेगा आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें लेगा फाइनेंस कमीशन और डिफेंस वाला, और इसमें लेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, ठीक है। तो यहां फंसाने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो सरकार जीएसटी लेती है उसमें आईजीएसटी का जो कंपोनेंट है ना, वो क्या है, वो सेंट्रल को जाती है, फिर बाद में स्टेट को ट्रांसफर होती है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट वो 20%, मतलब जो पिछली सरकारों ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो हम करेंगे वो 20% हो गया। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर डिफेंस, फाइनेंस, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और अदर एक्सपेंडिचर्स, ये तो हटा दो, ये तीनों बिल्कुल 8% ही हैं। तो इसको एक ऑप्शन में डाल देगा, इसको एक ऑप्शन, इसको एक ऑप्शन, इसको एक ऑप्शन, हो गया 4 ऑप्शन। आपका क्वेश्चन बन गया यहां से। तो दिस पेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप रिवाइज कर लो, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट पे। अभी तक जो था हम लोग डेटा से देख रहे थे कि इतना परसेंट ये हुआ, उसमें इतना खर्च हुआ, उसमें इतना खर्च हुआ, लेकिन बजट वहां तक लिमिट नहीं है। बजट में क्या है कि जब सरकार आती है तो सरकार की पॉलिसी और उसका विजन भी दिखता है, सिर्फ नंबर्स नहीं दिखते। वो तो नंबर्स की बात थी कि चलो हम अपना 5000 में से 1000 जो है पब में जाएंगे, 2000 जो है हम पार्टी करेंगे, 1000 जो है मिसलेनियस के लिए रखेंगे। लेकिन अब हमको दिखता, अब हमको सोचना है, अभी से इस स्लाइड से हमको सोचना है कि हम जो वो 2000 खर्च कर रहे हैं, वो 2000 जो हम पब में खर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। हम जो मिसलेनियस में 1000 कर खर्च कर रहे हैं उसमें स्टेशनरी ले रहे हैं, या फिर वायरलेस माउस ले रहे हैं, या फिर कुछ घर के सामान को ठीक करवा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा विजन क्या है उसमें, वो दिखना चाहिए। तो वो अभी के स्लाइड से देखेंगे, है ना। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि यहां जिस रास्ते पे मैं खींच के ले जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब यहां पे बात होती है कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब 2025-26 का जो बजट है, 2025-26 का जो बजट है, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग इसको एक गाड़ी की तरह मानते हैं, या कहे तो हम लोग एक ठीक है, एक व्हीकल की तरह मानते हैं। इस व्हीकल का जो फ्यूल है वो रिफॉर्म है। इस व्हीकल का जो फ्यूल है वो रिफॉर्म है। इस व्हीकल को जो दिशा देती है, हम लोग जो डेवलपमेंट का एक व्हीकल चला रहे हैं, मतलब ये हम मतलब सरकार, 2025-26 के बजट में ऐसा कहा गया कि अगर ये बजट एक व्हीकल के समान है तो इस व्हीकल का फ्यूल जो है वो रिफॉर्म है। इस व्हीकल का जो इंस्पिरेशन है, मतलब जो गाइड कर रहा है ना, वो क्या है,
इंक्लूसिविटी है। इंक्लूसिविटी का मतलब आप जो दे रहे हो वो हर एक सेक्शन तक पहुंच रहा है कि नहीं, सबके पास पहुंच रहा है कि नहीं। हमारा मकसद यही है कि वो गरीबों के पास भी पहुंचे और रिचेस्ट मैन के पास भी पहुंचे। मतलब ये जो बजट है वो हम सब के लिए बना रहे हैं। तो ये इंक्लूसिविटी जो है ये गाइडिंग स्पिरिट है ना, गाइडिंग स्पिरिट है। अब इस व्हीकल का, ये जो गाड़ी है, जो बजट की गाड़ी है जो 2025-26 में लाई गई, इसका डेस्टिनेशन क्या है? ये जाना चाहता है विकसित भारत की तरफ, ये जाना चाहता है विकसित भारत की तरफ, है ना। तो ये जो व्हीकल है इसका फ्यूल क्या है? रिफॉर्म है। किस चीज से गाइडेड है? इंक्लूसिविटी से गाइडेड है। अब देखो ये जो व्हीकल है जा कहां रहा है, मतलब इसका गोल कहां है? इसका गोल है विकसित भारत। विकसित भारत मतलब क्या होता है? विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया। इस डेवलप्ड इंडिया की परिकल्पना कौन से ईयर में की गई है? ऐसा कहा गया है कि 2047 तक हम जो है एक विकसित भारत बन जाएंगे। तो ये जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसके कुछ अपने एस्पिरेशंस हैं। ये क्या है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सिक्योर करना, जो कि हमारी गाइडिंग स्पिरिट है। फिर देखोगे कि इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास जो है उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाना, है ना। तो आप अगर मान लो आपकी सैलरी जो है मान ली 85,000 है, इस 85,000 में आपके पास जो स्पेंड करने के लिए बचता है, लोन देके, ईएमआई देके, घर का खर्च देके, बच्चों की फी देके, फलाना ढिमका देके, सपोज आपके पास 25,000 बचता है स्पेंड करने के लिए। तो जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे तब तक जो कार कंपनी है ना, जो बाहर व्हाइट गुड्स बनाती है वो कंपनी कैसे सस्टेन करेंगी? राइट तो ये चीज जो है ये मिडिल क्लास को जब तक ग्रो नहीं कराएंगे, उनके इनकम को नहीं बढ़ाएंगे। तो डेवलप्ड इंडिया का जो हमारा एस्पिरेशंस है उसमें यह है कि इंडिया की जो हमारा मिडिल क्लास है उसकी इनकम को बढ़ाया जाए। तो वो कैसे होगा? वो विकसित भारत की परिकल्पना करके और अभी का जो बजट है एज ए व्हीकल यूज करके, है ना। फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे, हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को और अपलिफ्ट करना। हाउस होल्ड सेंटिमेंट मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक रखना कि समय बदलेगा हमारे लिए, हमारे घर में और ज्यादा इनकम आएगी, हम और अच्छे तरीके से रह पाएंगे, है ना। घर में अगर एक टाइम पे ऑल्टो कार थी तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे पास टाटा नेक्सॉन हो घर में, है ना। तो ये सब चीज जो है ये हाउस होल्ड सेंटिमेंट को अपलिफ्ट करता है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। कब आएगा? जब आप इनकम टैक्स के रेट को एकदम ज्यादा बढ़ा देंगे कि इतने तक 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो 12 लाख तक की सैलरी वाले लोग जो है स्वकुशल बिना इनकम टैक्स की दिए हुए, अब उनके पास जो मान लेते हैं 60,000 65,000 भी जो बचा, वो 60-65,000 वो स्पेंड करना चाहेंगे, नहीं तो सेव करेंगे। अगर सेव करते हैं वो भी सरकार के लिए फायदेमंद है क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में उसका हेल्प होगा फिर, राइट। तो हर तरीके से सरकार जो है वो चलाती है, बैलेंस करके चलाती है। तो एस्पिरेशंस, यहां से सवाल बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पिरेशंस ऑफ विकसित भारत। एकदम से आने वाला सवाल है, इसको लिख लो, एकदम रट लो इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पिरेशंस ऑफ विकसित भारत। फिर खोजते रहना, बोलना कि तो बजट के डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट आया था। तो क्या था? एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और अपहोल्ड हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। इसमें से कोई दो हटा के एक चौथा कुछ और डाल देगा इसमें, है ना। फिर कंफ्यूज होते रहना नहीं, इसको याद कर लो। अब हमारा ये रह गया, हम जो व्हीकल की परिकल्पना कर रहे थे, जो कि इसका फ्यूल रिफॉर्म है, जिसकी गाइडिंग स्पिरिट इंक्लूसिविटी है, जो विकसित भारत तक पहुंचना चाहता है, जिसके ये सेंटिमेंट्स हैं, जिसके ये एस्पिरेशंस हैं, उसका इंजन जो है एग्रीकल्चर है, एमएसएमईज हैं, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। कहने का मतलब कि इस व्हीकल को चलाने के लिए हम जो फ्यूल तो यूज कर रहे हैं रिफॉर्म की, लेकिन उस रिफॉर्म फ्यूल को यूज करते हुए हमको बढ़िया इंजन भी तो चाहिए ना। हमको बढ़िया जीई का इंजन चाहिए, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन चाहिए, तब तो जाके हम बढ़िया एफिशिएंट ये करेंगे, चलेगा। तो ये इंजन जो है, मतलब जो इस फ्यूल को कंज्यूम करेगा, वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो जो जर्नी है डेवलपमेंट की, उसमें इन चारों सेक्टर को स्टडी करना। तो हमारे बजट में जो है, हमारा बजट 2025-26 का जो बजट का फोकस था, यही हमारे 2025-26 के बजट का फोकस था। कौन से 4 एरियाज थे? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। इसमें आपको दे देगा ऑप्शन में हेवी इंडस्ट्री, है ना। इसमें आपको दे देगा न्यूक्लियर टेक,
इसमें आपको दे देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप ढूंढते रहो कि क्या सही है क्या गलत है। आंसर सही क्या है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। यही चार जो है इंजन है जो कि भारत की इकोनॉमी को पुश करेंगे आगे किसकी तरफ? विकसित भारत की तरफ। अब पहला सेगमेंट एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में सरकार जो इस बजट में उन्होंने किया दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशनल। कहने का मतलब, खैर ये मेंस का पॉइंट हो गया, लेकिन हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं किया, लेकिन जो भी किया काफी बढ़िया किया। जैसे देखो इन्होंने पल्स मिशन लाया है ना। पल्स मिशन जो है, ये पल्स मिशन 6 साल का मिशन है। ये 6 ईयर का मिशन है जिसपे फोकस करेंगे तूर, उड़द और मसूर पे। इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी। अभी जो साथ में उनके इंग्रेडिएंट हैं उनको यूटिलाइज करके, R&D बढ़ा के, है ना, उनके FPOs बना के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर उनकी मार्केट लिंकेज अच्छी करेंगे। अगर ये बढ़ेगा, पल्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो अब देखो क्या होगा, हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पल्सेस पे। हम लोग क्या कर पाएंगे? फिर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी पल्सेस के लिए, इसलिए नेशनल पल्स मिशन चलाया गया जिसमें तूर, उड़द और मसूर पे फोकस है। 6 साल का इनिशिएटिव है। इसमें इंपॉर्टेंट है एक किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो क्रेडिट है उसको इनहांस करने की बात की गई है। कितने तक? 5 लाख तक का लोन मिल सकता है इनहांस्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम से। कितने लाख तक का? 5 लाख तक का लोन मिल सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, है ना। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यह पूछा जा सकता है कि यह कितने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगी? तो यह 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करेगी, है ना। कितने फार्मर्स को हेल्प कर सकती है? नियर अबाउट, दिस इज एस्टिमेटेड दैट दिस में हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स, राइट। फिर ये एक मिशन ऑफ कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ये जो कॉटन प्रोडक्टिविटी है ये 5 साल का मिशन है। 5 साल का मिशन है। ये जो 5 साल का मिशन है ये क्या करेगा? कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उस पर वर्क करेगा। कॉटन की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब कर सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आने वाला है मखाना बोर्ड। उससे पहले हम देखते हैं नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। याद करो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन था। आप कमेंट करोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन हैं, किनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एक फॉरेनर है ना, बट इंडिया में बेसिकली एक सर्टेन पर्सन को ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा क्रेडिट जाता है। उनका नाम क्या है? ये दोनों आप कमेंट करोगे, है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अगर वीडियो एंजॉय कर रहे होगे, कुछ लर्निंग मिल रहा होगा, तो आप कमेंट करोगे। और जो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स है, इसका मतलब यह है कि जो हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हाई यील्डिंग बनाना, उसके लिए एक मिशन। तो इस तरह के मिशन में क्या होता है ना कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उनको फंडिंग दी जाती है। आप साथ में आइए, कोलैबोरेट करिए और इन हाई यील्डिंग सीड्स पे काम करिए। क्योंकि अभी देखोगे ट्रंप जो सनका हुआ है, पगलाया हुआ है, का है इसी के लिए ना कि वो चाहता है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसको पकड़ा जाए। उनके जो मोन्सैटो वगैरह कंपनी है वो आए यहाँ पे, सीड बिजनेस, उनके हिसाब से प्रोडक्शन हो, उनके हिसाब से खेती हो और सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती करें, है ना। हम भी क्या बन जाए, जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता है, और नहीं मान रहे हैं तो टैरिफ लगा रहा है। खैर उल्टेगा, टाइम आएगा, मोदी जी भी चुप नहीं है। खैर हम लोग आते हैं अब अपने मखाना बोर्ड पे, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है इस बजट में कि मखाना बोर्ड सेटअप होगा। क्यों सेटअप होगा? क्योंकि मखाना बोर्ड का जो कंप्लीट सप्लाई चेन है उसको उनको इंप्रूव करना है। उस सप्लाई चेन में क्या आएगा? उसका प्रोडक्शन आएगा, उसकी प्रोसेसिंग आएगी, उसकी मार्केटिंग आएगी, उसका जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है वो मखाना बोर्ड देखेगा। तो मखाना बोर्ड के रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उससे पहले हम देखते हैं कि मखाना क्या है। मखाना को इंग्लिश में हम लोग फॉक्सनट भी बोलते हैं, फॉक्सनट, और ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। तो फॉक्सनट, ब्लैक डायमंड, ये सब क्या है? ये सब मखाना का एक सिनोनिम है। मखाना जो है इन सब जिलों में बेसिकली देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट बिहार में काफी ज्यादा मिलता है। बेसिकली हम देखें तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, बट दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार, है ना।
कहें तो दे कंट्रीब्यूट टू अराउंड 80% ऑफ द टोटल मखाना प्रोडक्शन, है ना। एक आचार्य सोमदेव जी थे, उन्होंने कहा था पग पग पखड़ी माछ मखान, है ना, मधुर बोली मुख में पान। तो जो मिथिलांचल वाला रीजन है ना, वहां पे देखोगे कि हर मुहाने पे, हर थोड़ा छोड़ के एक पोखड़ा है, एक तालाब है, उस तालाब में मछली पालन होता है, उसमें मखाने की खेती की जाती है और मुहाने पे आम और पान लगाए जाते हैं, जो कि सबके मुख में दिखता है। तो ये जो मखाना प्रोडक्शन है, इंडिया का 90% ऑफ द मखाना प्रोडक्शन जो कहां होता है, बिहार में होता है। उस बिहार में जो नॉर्थ ईस्ट बिहार है, ये पूरा जो कोसी वाला रीजन है ना, तो वहां पे 80% ऑफ द टोटल मखाना आउटपुट होता है। तो मखाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है ना, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब का बहुत ही उत्तम सोर्स है। आज के जमाने में देखोगे तो जब से इसको जीआई टैग मिला है, कब मिला है जीआई टैग? 2022 में जीआई टैग मिला है मखाना को। जब से जीआई टैग मिला है ना, इसके रिलेटेड देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अराइज हुई हैं एज अ स्टार्टअप ऑल्सो, है ना। वो क्या करती हैं? एज अ थर्ड पार्टी काम करती हैं। प्रोडक्शन कंपनी को रखा, है ना, कुछ फार्मर्स को रखा, कुछ अपना वेयर हाउस बना के रखा, सबसे कलेक्ट किया और अपना एक प्रोडक्ट बना दिया, है ना। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े रिटेल चेन हैं, वो मखाना को अडॉप्ट कर रहे हैं। बीकानेर और हरीलाल टाइप जो ब्रांड्स हैं, वो मखाना को इंपोर्ट या मखाना को ये करके प्रोक्योर करके उनका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मखाना बोर्ड क्या करेगा? उनका जो पूरा सिस्टम है उसको रीइन्विगोरेट करेगा। कैसे? तो उनको क्या करेगा कि आई एम सॉरी, उनको क्या करेगा? फंड करेगा। जैसे प्रोडक्शन में बेस्ट प्रोडक्शन मेथड्स क्या होने चाहिए, है ना, प्रोसेसिंग के बेस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स क्या होने चाहिए। अगर प्रोसेसिंग के लिए सुविधाएं नहीं हैं, तो जो आईआईटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फंडिंग दी जाएगी कि मखाना प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए आप कुछ टेक्नोलॉजी बनाइए। मार्केटिंग में जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जाएगा। एफपीओज बनाए जाएंगे, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, जहां पे बहुत सारे फार्मर्स एक साथ आके मखाने की खेती करेंगे और मार्केट में जब सेल करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। इसी में 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं, स्वर्णा वैदेही और सबौर मखाना वन, है ना। ये दोनों जो है हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां के हैं। अगर आपको पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या बनाया है तो प्लीज कमेंट। मखाना को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर भी ब्रांडिंग दी गई है, एक अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ना। तो मखाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मखाना बोर्ड का बजट कितना है? मखाना बोर्ड का बजट है 100 करोड़। जो भी इसमें फैक्ट दिया गया उसको जरूर से रिवाइज करना, मैं एक बार बता दे रहा हूं तो आपके दिमाग में वो आता रहेगा चीज, है ना। तो हमने क्या देखा? उसको फॉक्सनट बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं। उसका जो इंपॉर्टेंट है कि काफी न्यूट्रिशियस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल का सोर्स है। बिहार का अप्रोक्सीमेटली 90% प्रोडक्शन जो बिहार में होता है, बिहार के अलावा आसाम वगैरह में भी थोड़ा प्रोडक्शन होता है, बट बेसिकली नॉर्थ ईस्ट बिहार और दरभंगा मधुबनी वाला जो इलाका है, मिथिलांचल वाला जो इलाका है, वो मखाना का 80% प्रोडक्शन करता है। और मखाना जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर में भी चूज किया गया है, इसको अप्रूव प्रोडक्ट है। मखाना बोर्ड का फंड कितना है? 100 करोड़ का प्रोडक्ट है। 2022 में इसको जीआई प्रोडक्ट मिला था। चलो, अगला जो हमारा इंजन है वो एमएसएमई है। अगर एमएसएमई से पूछे तो एक डायरेक्ट सवाल बनता है कि एमएसएमई के डेफिनेशन को फिर से वाइडन किया गया है ना। मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जो एमएसएमई का फुल फॉर्म है, उसको फिर से रीडिफाइन किया गया है। कैसे? तो माइक्रो इंटरप्राइज का अभी क्या है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए था और टर्नओवर जो है 5 करोड़ होना था, तब आप माइक्रो इंटरप्राइज बनते। लेकिन अब क्या कर दिया गया? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर जो है 10 करोड़, है ना। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस का इसी तरह से, मीडियम इंटरप्राइज का ऐसा। तो ये दिस इज द रिवाइज्ड डेफिनेशन, है ना। यहां से एक सवाल एकदम से बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसी में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अभी देखो बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। बाढ़ में एनटीपीसी खुल गया, है ना, बेगूसराय में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो इस तरह से हमारे पास काफी स्कोप है। भागलपुर में थर्मल पावर है। हमारे पास काफी स्कोप है एमएसएमई सेगमेंट को डेवलप करने का, क्योंकि हमारा पड़ोसी झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इस सब में काफी ज्यादा हम सप्लाई कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, जो इंडस्ट्रियल बेसिक गुड्स हैं जो हेवी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो उसके लिए एमएसएमई डेवलप होता है। तो एमएसएमई बिहार में डेवलप करने के लिए बजट में एक प्रावधान किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोला जाएगा। अब ये फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? क्योंकि हमारा बिहार जो है यूनियन की दृष्टि में, सेंटर की दृष्टि में एक बहुत अच्छा फूड प्रोसेसिंग का हब होगा।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हब होगा। रीजन क्या है कि हमारे यहां एग्रीकल्चर काफी प्रायोरिटी में है, तो उस एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एमएसएमई पुश दे दिया जाए, हम एक अच्छा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। उसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को कहा गया है कि यह बिहार में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ कहा गया कि जो क्रेडिट गारंटी लिमिट है ना, उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब 5 से 10 करोड़ एमएसएमई के लिए और 10 से 20 करोड़ स्टार्टअप के लिए। मतलब जो स्टार्टिंग में लोन मिलता है ना, या फिर कहें तो क्रेडिट मिलता है किसी चीज का, उसका लिमिट बढ़ा दिया गया कि अगर तुम नहीं दोगे तो सरकार देगी। तो वो क्रेडिट गारंटी जो है बढ़ा दिया गया एमएसएमई का और स्टार्टअप्स का। एमएसएमई का 5 से 10 करोड़ और स्टार्टअप का 10 से 20 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड की बात की गई है कि जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, उनको उनके हिसाब से जिस जॉनर में वो काम करते हैं उनके हिसाब से उनकी क्रेडिट कार्ड दी जाएगी। तो कितना? 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। टोटल जो उद्यम पोर्टल पे करीब करीब 10 लाख एमएसएमई जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, एमएसएमई 10 लाख एमएसएमई जो रजिस्टर्ड हैं, उनको 5 लाख तक का कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड मिलेगा, है ना। फिर ये कहा गया कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब विमेन हो, एससी एसटी हो, आपको याद होगा स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया था, है ना। उसी स्टैंड अप इंडिया के अगले वर्जन में ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं कि विमेन एससी एसटी जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं उनको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? इससे एमएसएमई बढ़ रहा है। इन सब चीजों से एमएसएमई को आप इनहांस कर रहे हैं, एमएसएमई में एक चेंज ला रहे हैं, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंजन्स ऑफ द डेवलपमेंट थ्रू विच इंडिया इज गोइंग टू अचीव द टारगेट ऑफ विकसित भारत, जिसके एस्पिरेशंस हमने देखे थे जो आपको याद करने हैं। अब देखो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे बात हो रही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे आज देखो जो वर्ल्ड में जो एक ट्रेंड बना हुआ है, क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाया जा रहा है। इंडिया बोल रहा है कि देखो हम डरने वाले नहीं हैं तुमसे। चाइना बैठा है, चाइना पे 500% टैरिफ लगाया, तो चाइना बोलता है तुम क्या कर लोगे? जो टी शर्ट हम 40 रुपए में बनाते हैं उसको तुम 400 रुपए में बेचते हो। हम तुम्हारे लोगों को वीजा दे देंगे फ्री 210 दिन का, आ जाओ मेरे यहाँ खरीद के, और तुम्हारा खर्चा भी, फ्लाइट का खर्चा निकल जाएगा, है ना। वीजा फ्री कर दे रहा है यूएस सिटीजन को। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना। उसको पता है कि वो यूएस के बिना सस्टेन कर सकता है ना। थोड़ा बहुत मार्केट डिस्टर्ब होगा, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो डेवलप कर जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि उसके पास बेस हब है, उसके पास इंडस्ट्री है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग है ना। यूएस के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एप्पल हो, कुछ भी हो, है ना, एक बेसिक सेमीकंडक्टर चिप जो है वो भी चाइना में बनने आता है ना। भले अब असेंबली थोड़ी बहुत इंडिया में भी शुरू हो गई है। इंडिया भी चाहता है उसी राह पे चलने का, जब तक हम एमएसएमई को बूस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो हमारा 5 ईयर प्लान देखोगे, उसमें हमें हमेशा से हमारा बूस्टअप जो रहा है वो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ रहा है। हम लोग कभी भी छोटी छोटी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा फोकस अब एंसिलरी इंडस्ट्रीज की तरफ है कि छोटी छोटी चीजों की भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फाइनली बिल्डअप होकर एक बड़ा रूप लेगा और हैवी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा पुश करेगा। उसी दिशा में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है इसको लाया गया है। इसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का जो मैंडेट है वो क्या है? ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन है ये फोकस कर रहा है क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। इसको आप रिलेट कर सकते हो कि हमारा जो नेट जीरो टारगेट है वो कब है? 2070 है। ये यहां से भी अलाइंड है ना, ये यहां से भी अलाइंड है। चलो मूविंग हेड। अब देखो हमने 2 इंजन देखा, एक एग्रीकल्चर देखा, एक एमएसएमई देखा। तीसरा सेक्टर हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट का। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी बना लो, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट बना लो, आप उसको मार्केट में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपके पास जो 3 मेन एरियाज हैं, पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन। आदमी जो कि काम करेगा, जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाएगा, इकोनॉमी जो आपके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को अब्सॉर्ब करेगी, और इनोवेशन जो कि आपके जो आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, उसको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। जो पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन 3 सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट का, इसी 3 सेगमेंट पे ये बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पीपल से, है ना। लोगों के लिए बजट में ऐसा क्या किया गया है? तो देखो यहां से क्वेश्चन एज सच नहीं बनते हैं, यहां से, है ना, फोकस्ड क्वेश्चन बनेगा। जैसे पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि क्या है? ये स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रोग्राम है, 86 लाख लोन देना है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 86 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। बेसिकली अगर इतना भी याद रहा ना आपको कि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, तो ये भी काम चल जाएगा,
है ना। फिर देखो आत्मनिर्भर भारत का बजट, मिशन पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी। अब देखो आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी और पोषण, दे आर सर्विंग एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, या कहें तो एक जो ग्रोथ सेक्टर है, कंप्लीट जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का स्टार्टिंग सेक्टर जो है, जहां से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पोषण दे रहा है आंगनवाड़ी केंद्र में, उनको गाइड किया जा रहा है ना। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमेशा से नजरअंदाज किया जाता था, बट इस बार और ज्यादा इसको पुश किया जा रहा है। कैसे? तो 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी के में प्रमोट किया जाएगा, है ना। क्वालिटी टेस्टिंग होगी, जो खाना दिया जा रहा है उस पर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, है ना। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑप्टिमाइज किया जाएगा एंड ऑल दैट। तो मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी ये यूनियन बजट का है ना। किसके लिए? पीपल के लिए। पीपल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों की क्वालिटी इनहांस करने के लिए। लोग बिल्डअप हो रहे हैं ना, बच्चे बिल्डअप हो रहे हैं, आगे चल के वही देश का भविष्य बनेंगे। तो ये पीपल का इन्वेस्टमेंट है, पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी। फिर आप देखोगे तो एक अटल टिंकरिंग लैब की बात होती है, ये आया भी है क्वेश्चन, अटल टिंकरिंग लैब। इसमें अब क्या होना, एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब मतलब हम लोग जब भी इनोवेशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग R&D की बात करते हैं, तो देखो R&D में इंडिया अभी तक 2% भी अपने जीडीपी का 2% भी अपने जीडीपी का एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग मेक इन इंडिया की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर में इतना जो सो कुछ हुआ, आकाश मिसाइल जो है, आकाश जो हमारा S-400 के टाइप जो उसका ये है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव निकला। कैसे हुआ? क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया, हमने अपनी इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया, है ना। तो सिमिलरली ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये 2.0 वर्जन इसका लाया जा रहा है। कितने नंबर्स? 50,000 लैब्स वो बनाए जा रहे हैं। फिर देखो इंडिया में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। क्यों? टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। क्यों? ताकि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स को और अच्छे से पढ़ पाए। क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे आईआईटीज की कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब इंटेक बढ़ाना। इंटेक बढ़ाएंगे तो ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स निकलेंगे, ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स निकलेंगे तो देश को टेक्नोलॉजी की दिशा में फ्लोरिश करने में ज्यादा योगदान देंगे, है ना। भले अगर इंडिया में रह गए तो डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, है ना। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम देख लिया हमने। नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर स्किलिंग, अटल टिंकरिंग लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना। आज का टाइम, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही जा रहा है। जो आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अडॉप्ट कर पा रहा है, ना यूज कर पा रहा है, वो आदमी आने वाला टाइम पे ऑब्सोलीट होने वाला है। ये आप बात मान लो, है ना। दिस इज द रियलिटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे सेकेंडरी स्कूल में, मेडिकल एजुकेशन बढ़ाना, है ना। 10,000 एडिशनल सीट बनाना, अगले 5 साल में 75,000 सीट ऐड करना। क्यों? तो हमारा जो डॉक्टर पर पॉपुलेशन रेशियो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल पर पॉपुलेशन है रेशियो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो वो सब इन्हांस करेंगे तो हमारा क्या है, मैन पावर कम गरीब होगा, मैन पावर पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिकल पे जो होता है वो कम होगा, तो अल्टीमेटली हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी एचडीआई को बढ़ा पाएंगे। फिर पीएम स्वनिधि हमने देख ही लिया, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स, उसके लिए जन आरोग्य योजना और ईपीएफओ वाला बहुत सारा चीज है वो इंक्लूडेड है ना। चलो हमारा फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है। ये जो है इनोवेशन में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इनोवेशन में देखो तो 20,000 करोड़ दिया जा रहा है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव टू प्राइवेट सेक्टर्स, है ना। प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह, जैसे देखो अभी स्पेस में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में देखोगे एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। ये ड्रास्टिक चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ये इन्विसाज किया जा रहा है कि करीब 20,000 करोड़ एलोकेट किया जा रहा है कि आरएनडी को देखें, आरएनडी को दें। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर आज 10,000 भी लगाती है ना, तो 1 साल 2 साल के बाद सोचेगी कि हम 10,000 से 15,000 बना पाएंगे, नहीं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसके पास सपोर्ट नहीं है। तो आरएनडी करके कर देंगे तो आरएनडी से उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलता है उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट करता है। ज्ञान भारतम मिशन, क्यों? हमारा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को कंजर्व करना, है ना। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी को बढ़ाना, ज्ञान भारतम मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, है ना। सेकेंड जीन बैंक खुल रहा है टू इंश्योर कि फ्यूचर में फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारी बनी रहे। फिर नेशनल जियो स्पेशल मिशन, क्यों? फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा पीएम गति शक्ति को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए।
ये सब मिशन किसके अंदर है? इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए है। अब इकोनॉमी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मैं हाईलाइट करवा देता हूं। स्वामी फंड 2 है ना, स्वामी फंड 2 जो है ये क्या है कि ड्वेलिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे देखो HIG MIG टाइप बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उस तरह के ये बेसिकली लोगों के हाउसिंग स्कीम्स हैं मिडिल क्लास के लिए। स्वामी फंड 2 है ना। फिर देखोगे अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड, असेट मोनेटाइजेशन प्लान, जल जीवन मिशन, ये तो हमारा ही मिशन है, बिहार का मिशन है, जिसको सेंट्रल लेवल पे अडॉप्ट किया गया है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज्यादा, कि बिहार के लिए इन्होंने एक वेस्टर्न कोसी कैनाल एक्सटेंशन इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट दिया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। अब आपको पूछ सकता है कि जो वेस्टर्न कोसी कैनाल एक्सटेंशन इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा है ना, उस 4 ऑप्शन में आपको निकालना है। अब समझो कि जो वेस्ट कैनाल है वो हमारा जो कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा बूस्ट करेगा, वाटर सप्लाई जो क्या होता है, कोसी वाला इलाका है, बार बार हमेशा आता रहता है ना, तो कभी वाटर लॉगिंग हो गया, स्लिट डिपोजिशन हो गया, और जो क्लाइमेट चेंज का बढ़ता हुआ इंपैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए जो वेस्टर्न कोसी कैनाल एक्सटेंशन इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाया गया है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसमें है? इनोवेशन में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्सपोर्ट्स की दिशा में है ना, अभी एक्सपोर्ट सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है सारे देशों के लिए जो भी यूएस के साथ ट्रेड करते हैं है ना। ट्रंप पगला गया है, तो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है भारत ट्रेड नेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। मतलब एक भारत ट्रेड नेट जो है ये क्या करेंगे कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मतलब एक पोर्टल टाइप बनाएंगे, इस पोर्टल पे आपको सारे अप्रूवल्स, आपके सारे सप्लाई चेन जो चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी है ना, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसके लिए भारत ट्रेड नेट बनाया जा रहा है। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब अगर कोई सामान यहां है उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो ग्लोबली कितने जगह पे वो भेज सकता है, उसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोलेंगे है ना। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना, ये सब किसके लिए किया जा रहा है? एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यहां पे भारत ट्रेड नेट क्या है ना, भारत ट्रेड नेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ GCC क्यों बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बजट में बात की जाती है रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स बेसिकली 3 डायरेक्शन में किए गए। सबसे पहला रिफॉर्म जो है वो फाइनेंशियल रिफॉर्म, दूसरा रिफॉर्म रेगुलेटरी रिफॉर्म, और तीसरी रिफॉर्म की गई टैक्स रिफॉर्म। अब टैक्स रिफॉर्म में देखोगे तो एक न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया, ताकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मिडिल क्लास जो है उसके पास और ज्यादा पैसा देना है हाथ में, कि तुम और ज्यादा खर्च करो तब तो इकोनॉमी रिविगोरेट होगा। तो इसके लिए न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया। इसके अंदर कहा गया कि 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा है ना। जो रेगुलेटरी रिफॉर्म है उसमें देखो जन विश्वास बिल लाया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है। वेरियस लॉज में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट करते हैं, तो एक जन विश्वास बिल लाया जाए ताकि उन सारे प्रोविजंस को वेरियस लॉज में डिक्रिमिनलाइज किया जाए। मतलब एक छोटी सी चीजों में भी जेल भेजने का प्रावधान है, छोटी सी चीजों में हैवी फाइन का प्रावधान है, उसको कम करना है ना। तो वो जन विश्वास बिल 2.0 के थ्रू आएगा। वो क्या है? रेगुलेटरी रिफॉर्म में आ जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में 2 चीजें हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक ये कि FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर कहां से कहां बढ़ा दिया गया है, 74 से 100% कर दिया गया है, ये रट लो है ना। ये कहा गया कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो FDI है वो 74 से 100% कर दिया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ चुका है इस तरह का सवाल है ना। फिर दूसरा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके क्रेडिट स्कोर पे काम किया जाए ताकि उनको पैसा मिले। उनको पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, जीविका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में, ठीक है। मूविंग अहेड, हाँ, डायरेक्ट टैक्स में 12 लाख तक कोई पैसा नहीं देना है ना। अब बजट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जहां पे हो रहा है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किस मद में हो रहा है, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देखा था। यहां पे डिफेंस में इतने करोड़, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, यहां से आपको पूछेगा कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली सजाओ।
तो डिफेंस, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद होम अफेयर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा आप ऐसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा तो एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस सबसे बाद, है ना। तो इस तरह से सजाने के लिए यहां से आ सकता है, इसलिए ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, एकदम मतलब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मान के चलो, है ना। ये वैल्यू याद नहीं करना है आपको, बस ये ट्रेंड देखना है कि पहले क्या है, डिफेंस है, फिर क्या है, रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उसके बाद एजुकेशन। मतलब हमने टॉप 5 को देख लिया जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं यूनियन बजट से, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका काम होगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्योंकि ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है और इसका सॉल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, है ना। मैंने जो भी सारे क्वेश्चंस बोले हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और इसी लेवल पे, इसी तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि यूनियन बजट का भी यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो लाया जाए यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी हम लोग लाइव करेंगे, है ना। तो हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हमने दिया है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसका और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। जो भी पढ़ाया गया है उसका एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिए और हमारी करंट अफेयर्स कोर्स जो चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारी चीजें और ज्यादा एडवांस मैनर में और ज्यादा एलेबोरेटली हम लोग उसको कैटर कर रहे हैं। उसमें पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।